Hello students, this is Surya Pratap Singh and today I am going to begin with the lecture number 3 of chapter 5 Magnetism and Matter. So let's start with the lecture. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस कर लिया था. अभी हम इस लेक्चर में थोड़ा उसके आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद में आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट. क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट. अच्छा, ये चीज पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज आपके नोट्स में करेक्शन करना है वो बता देता हूं, है ना. मैंने आपको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में. सम डेफिनेशंस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बेसिकली पिछले चैप्टर के हिसाब से करंट इनटू एरिया होता है और इस चैप्टर के हिसाब से पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेट्स होता है. ठीक है, इसकी डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया था कि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ऐसा लिखा हुआ है नोट्स में भी और मैंने बोला भी कुछ ऐसा ही था. वो एक गलती हो गई थी मुझसे, उसको चेंज कर लीजिए आप. इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. प्लीज आप लेक्चर नंबर 1 के नोट्स में ये करेक्शन करें कि एम का जो डायरेक्शन होता है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ये बिल्कुल वैसे ही होता है अगर आपको चीजें याद होंगी. ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते थे तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पी का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता था, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव. मेरे को ऐसा ध्यान रह गया था कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इस वजह से वहां गलती हो गई थी. ठीक है, तो कैसा होता है? पी का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. ठीक है, और यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज कौन एक्ट करता है हमारा मैग्नेट वाले केस में? साउथ पोल. और पॉजिटिव चार्ज कौन होता है? नॉर्थ पोल. तो हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो हमारा है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ठीक है, तो भले ही आप वहां पर चेंज कर लेना, बट अभी इस टॉपिक की हेडिंग डालने से पहले आप लोग ये दो चीजें लिख लें फिर से. ठीक है, ये लिख लें, इसके साथ में ये डायग्राम बना लें. फटाक से पॉज करें, लिख लें. ठीक है, साउथ टू नॉर्थ होता है डायरेक्शन, ना कि नॉर्थ टू साउथ. चलो मैं मिटा देता हूं. हाँ, तो भाई अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट. अब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे दो पोजीशंस पे. पहली पोजीशन है एक्सियल पोजीशन ऑफ मैग्नेट. अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकाला था, है ना. वैसे ही आप देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट. अब बार मैग्नेट मैंने आपको जब मैग्नेटिक डायपोल पढ़ाया था तो बताया था कि बार मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डायपोल. बताया था नहीं बताया था कि बार मैग्नेट क्या होता है? एक मैग्नेटिक डायपोल होता है. सही बात है. अच्छा, अब जब बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डायपोल होता है तो उसकी एक्सियल पोजीशन पे भी मैग्नेटिक फील्ड होती होगी, उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी, क्योंकि डायपोल की फील्ड उसकी एक्सियल पोजीशन पे हमने देखी है और इक्वेटोरियल पे देखी है. कहाँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डायपोल की. तो अगर ये मैग्नेटिक डायपोल है तो इसकी भी फील्ड होगी इसकी एक्सियल पोजीशन पे और इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे. तो बस उन्हीं के फॉर्मूले हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसे. देखते हैं कैसे सिमिलैरिटी बैठती है. उसी को हम एनालॉगी कहते हैं. एनालॉगी का बाद में एक टेबल बना दूंगा मैं पूरा. ठीक है, तो आओ देखते हैं एक्सियल पोजीशन. अच्छा, अगर मैं बात करूं आपको
एक्सियल पोजीशन की, तो आप कुछ ऐसी बात करेंगे कि एक मैग्नेट ले लो आप, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इज मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि इसके पास दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अच्छा, अब इस मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पे, मतलब इसकी एक्सिस पे कहीं, इतना बड़ा मत बनाओ है ना, क्योंकि डेरिवेशन काफी बड़ी जाएगी, तो यहां पे बनाता हूं। सपोज ये मैग्नेट है, ये हमारा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसकी एक्सिस पे कहीं, ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है, इस एक्सिस पे कहीं सेंटर से, इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से किसी आर दूरी पे मुझे अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो उसके लिए जो डेरिवेशन अभी मैं कराने जा रहा हूं वो लागू होगी। ठीक है, मुझे किसी मैग्नेट से उसकी एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो ये जो डेरिवेशन अभी मैं सिखा रहा हूं आप लोग ये डेरिवेशन करेंगे। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सही है, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और फिर देखो कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, और माइनस कर दो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया करते थे। बात समझ में आई? अच्छा, तो अब बात आई कि एक पोल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालो। एक पोल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालो, देखें कैसे निकालें। अगर आपको थोड़ा सा मैंने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि यूनिट पोल की डेफिनेशन दी थी। किसकी? यूनिट पोल की। यूनिट पोल क्या होता है कि सपोज ये QM है और ये कोई यूनिट पोल है। क्या चीज है ये? यूनिट पोल। अच्छा, इनको अगर मैं, ध्यान से देखना, सोचो इस यूनिट पोल पे, इस पोल की वजह से कितना फोर्स लगेगा कूलम्स फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से। कूलम्स मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो हमारा ये होगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट इनटू इसकी पोल स्ट्रेंथ। अब इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? 1 है। क्यों? क्योंकि यूनिट पोल है। 1 अपॉन r²। क्लियर है? मतलब ऐसा बोला गया कि ये यूनिट पोल, क्या चीज? ये यूनिट पोल वो फोर्स है। यूनिट पोल, देखो अगर मैं सबको 1 रख दूं तो Fm बराबर म्यू नॉट की वैल्यू रख दो यहां पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 4 पाई इंटू QM अपॉन 1² इंटू 1। क्लियर है? तो ध्यान से देखो कि ये वैल्यू ऐसी आ रही है 10 की पावर -7 QM। आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? अब यूनिट पोल वो पोल है जो किसी एक पोल से 10 टू द पावर -7 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर ये QM भी 1 हो जाए। क्लियर है? यानी कि आपको इधर से क्या समझना है? आपको इधर से बस इतना समझना है कि हमारा जो यूनिट पोल पे फोर्स लगा, क्या लगा? फोर्स जो लगा मेरा यूनिट पोल पे, वही मेरी मैग्नेटिक फील्ड है इधर। वही मेरी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है इधर। कैसे पता चला? अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो हम निकालते थे म्यू नॉट बाई 4 पाई I क्रॉस dl अपॉन मॉड ऑफ R³ बायट-सवर्ट लॉ से। तो जब बायट-सवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाली गई किसी पोल की वजह से, है ना, और ऐसे निकाली गई, तो वो सेम आई प्रैक्टिकली, है ना। कहने का मतलब ये था कि इस मैग्नेट की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही आई। क्लियर है? या फिर आप ऐसे समझ लें कि जो यूनिट, आप तो डायरेक्ट ऐसे समझे, जो यूनिट पोल मतलब एक यूनिट, एक जिसकी पोल स्ट्रेंथ है,
वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसी भी और पोल की वजह से, वही वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से। क्लियर है? तो अब मुझे ये बताओ कि इस पी पॉइंट पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, या फिर फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल भी बोल सकते हैं, है ना। नोट्स में मैंने फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल लिखा है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो फोर्स ही तो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बताई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आई कि दो मैग्नेट हैं, ये मैग्नेट इस पर फोर्स लगा रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से ही तो लगा रही है ना। इसीलिए तो उसका नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स इस पोल ने इधर लगाया, इस यूनिट पोल पे, हमने एज्यूम किया हुआ है यहां पर यूनिट पोल इज प्लेस्ड, यूनिट पोल इज प्लेस्ड। हमने क्या एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे, यूनिट पोल इज प्लेस्ड। क्लियर है? तो मैंने ऐसा माना कि यहाँ पर क्या है, यूनिट पोल है, तो इस पोल की वजह से इधर जो फोर्स होगा, एस फोर्स ही लिख लो आप, तो जो फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑन दिस पॉइंट पी वेयर यूनिट पोल इज प्लेस्ड, तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, अब ये एल है, ये भी एल है, 2L डिस्टेंस जो हम लेते हैं स्टैंडर्ड, वही मानी हमने। तो खुद से बताओ नॉर्थ पोल से पी पॉइंट की दूरी कितनी है। ये क्या, ये आर में से एल हटा दो, तो क्या ये आर माइनस एल है। तो यहां पे लिखूंगा मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल। सपोज मैंने इसकी पोल स्ट्रेंथ ली है पूरे मैग्नेट की QM, क्या ली है, QM। तो नॉर्थ की भी वही होगी, साउथ की भी वही होगी, तो QM अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्या इतना क्लियर हुआ सबको? ऐसे ही फोर्स ड्यू टू साउथ पोल क्या होगा, फोर्स ड्यू टू साउथ पोल होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देख लो, देखो यहां से साउथ से इस पोल की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, मतलब आर प्लस एल, आर में एल जोड़ दो। क्लियर है क्या? तो जैसे ही मैंने दोनों फोर्स लिख लिए, अब मुझे खुद से सोच के बताओ कि इसमें ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। लॉजिकली सोचो, सब कुछ सेम है, डिनोमिनेटर का ही तो गैप है, डिफरेंस है। तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यानी कि फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल जो है वो ज्यादा होगा। यानी कि हम जो नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स कह लें, या फिर हम बेसिकली बोल देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो कहलाई जाएगी, वो कहलाई जाएगी Fn माइनस Fs। मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड माइनस इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये फोर्स ही तो रिप्रेजेंटेशन है उस फील्ड का। ये जितना फोर्स आ रहा है वही तो फील्ड है जो यूनिट पोल ने एक्सपीरियंस किया, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। बात समझ में आई? यूनिट पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यूनिट पोल का कंसेप्ट समझ के, मान के, एज्यूम करके मैंने इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाई है। क्लियर है क्या? अच्छा, तो अब देखो Fn माइनस Fs करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, QM भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, देखो ध्यान से, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या ये बिल्कुल वैसा ही स्टैंडर्ड बन रहा है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में बनता था इलेक्ट्रिक डाइपोल के टाइम पे? ठीक है, तो बिल्कुल इसको सॉल्व करोगे आप तो कुछ इस प्रकार का आपके पास आ जाएगा। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, QM बाहर है, अंदर की चीज आप सॉल्व करोगे तो नीचे आएगा आर माइनस एल, तो यानी कि ये चीज आएगी आपकी आर माइनस एल आर प्लस एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया ये चीज। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, एलसीएम लेके तो सॉल्व करोगे तो आपके पास जो चीज आएगी वो आएगी 2LR प्लस LR यानी 4LR। क्लियर है? अब इस चीज को थोड़ा रीअरेंज करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
टू ब्रैकेट QM इंटू 2L इंटू R अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, इस 4 को स्प्लिट मार दिया 2 और 2 में, और QM इंटू 2L साथ में लिख दिया। क्यों QM इंटू 2L साथ में लिखा? QM इंटू 2L कोई क्वांटिटी होती है, ध्यान से सोचो, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। क्या होता है ये? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। तो ये जो फॉर्मूला हमारा है, इसको हम और अच्छे से अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मूला हमारा आएगा ये कुछ ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m r अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर वेक्टर कौन है? मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ध्यान से अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखो तो नॉर्थ पोल, सपोज यहाँ पे जो यूनिट पोल एज्यूम किया था वो हमारा क्या था? नॉर्थ पोल था, यूनिट नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल ने इसको रिपेल किया, साउथ पोल ने इसको अट्रैक्ट किया। तो रिपल्शन ज्यादा था, अट्रैक्शन कम था। सही है? तो यानी कि जो नेट फोर्स इधर आया वो इधर की तरफ आया, यानी इस पे इधर जो नेट फील्ड है वो इधर की तरफ है। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ है? देखो, साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर है और नेट फील्ड भी इधर है। यानी ये फॉर्मूला एकदम सही है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्लियर हुआ क्या? आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार फटाफट समझाता हूं, फिर आप पॉज करके लिखिए इसको। हमने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट की वजह से P पॉइंट किसी भी r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। उसके लिए हमने क्या किया? यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लिखा, इस पोल की वजह से, इस पोल की वजह से। और जो यूनिट पोल फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वही तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हमने Fn निकाल लिया, Fs निकाल लिया, फिर हमने बोला यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा, यानी नॉर्थ पोल वाला बड़ा है फोर्स, यानी कि जो फील्ड होगी P पॉइंट पे वो इधर की तरफ होगी और उसको Fn माइनस Fs लिखा जाएगा। उसको सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया। क्लियर हुआ क्या? पॉज करें और उतारें। आई होप हो गया होगा, मिटा देता हूं मैं। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जो एक्सियल पोजीशन के लिए आया वो कुछ ऐसा आया, ये जो आपके सामने मैं लिखा हुआ छोड़ रहा हूं। क्लियर है? और उसमें हम जो चीजें याद रखनी है वो भी मैं अभी बता देता हूं। हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आया बी एक्सियल का, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, तो हम बोलेंगे उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m r अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब ये तो नॉर्मल है फॉर्मूला, जब R और L अपने अपने मतलब ज्यादा डिफरेंस ना हो। पर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि R जो है वो बहुत 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 बड़ा है L से, इफ याद है इलेक्ट्रिक डायपोल केस में भी एक हम एज्यूम करते थे कि इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, मतलब हमें बहुत दूर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो बहुत छोटे से बार मैग्नेट की वजह से, तो हम बोलेंगे बी एक्सियल जो है उसको हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m r। अब नीचे देखो L बहुत बहुत छोटा है तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा R² का स्क्वायर, तो यानी R³। देखो R² का स्क्वायर है तो एक R ने एक R को मार दिया तो बचा क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई R³, 2m बाई R³। और ध्यान से अगर आपने इस चीज को देखा हो तो आपको एक चीज याद आ रही होगी
कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन के 2p वेक्टर बाई आर क्यूब होती थी। याद आया, 2kp/r³। तो ये एनालॉगी है। कैसे है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट k है, यहाँ पे कांस्टेंट μ0/4π है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कांस्टेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स वाला कांस्टेंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स वाला कांस्टेंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल है, यहाँ डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द मैग्नेटिक डायपोल है, या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्लियर है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारी समानताएं होती हैं, एनालॉगीज है ना, जिसको हम हिंदी में समानता बोलते हैं। तो बहुत सारी समानताएं आपको देखेंगी बहुत सारे फॉर्मूले में, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे चैप्टर 1 में हमने पढ़े थे। क्लियर है। तो पॉज करिए और लिखिए इसको, इस कंडीशन को। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको नोट्स कौन से बनाने हैं, जो मैं लिख के दे रहा हूं या फिर ये आप लेक्चर के टाइम पे जो मैं लिख के यहाँ पे लिखा रहा हूं, आप वो भी लिखते जाइए, और फिर आप नोट्स देखिए, उसमें जो आपको लगता है कि हाँ सर ने इसमें ये चीज अच्छे से एक्स्ट्रा लिखी हुई है, वो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, मैं मिटा दे रहा हूं। ओके तो ये तो हुई हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं इसी के, वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अगर आपको याद हो, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी r दूरी पे इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आप मुझे बताओ तो वो कुछ ऐसा हुआ करता था, kp/r³ होता था, नहीं होता था? तो अब देखो वही चीज अब यहाँ पर अगर देखी जाए तो एनालॉगी से हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, जिस हिसाब से मैंने एनालॉगी बताई अभी पिछली डेरिवेशन में। k की जगह ये होना चाहिए, p की जगह m होना चाहिए, अपॉन r³ होना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो इस तरफ होती थी, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इस तरफ होता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी नेट, वो इस तरफ होती थी। क्लियर है। तो यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें उल्टा डायरेक्शन होता था, तो हम बोलते थे कि यहाँ पर एक माइनस आता था। याद है कुछ? -kp/r³, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी एक माइनस जरूर आएगा। क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स प्रूव दिस। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही इजी तरीका है। ये मैग्नेट लिया, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये इसका मैग्नेटिक इक्वेटर, इसकी मैग्नेटिक एक्सिस, इक्वेटर तो नहीं बोलेंगे, एक्सिस ही बोल लो आप, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इधर कहीं P पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? सपोज मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, r दूरी पे, सेंटर से r दूरी पे। ये मेरा कितना है? ये L, ये इधर भी L, हमेशा स्टैंडर्ड जो होता है। अब खुद से बताओ, यहां पर पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमने जो डेरिवेशन करी एक्सियल पोजीशन पे, उसमें हमने क्या किया कंसेप्ट, कि हमने उस पॉइंट पे फोर्स निकाला दोनों पोल्स की वजह से। वो फोर्स का जो डिफरेंस था, या फोर्स जो नेट फोर्स था, जो भी था, वही नेट फोर्स हमारा नेट फील्ड था उस जगह पे। क्यों? क्योंकि हमने इस पॉइंट P पे क्या मान रखा है? यूनिट नॉर्थ पोल मान रखा है, कि वहां पे रखा हुआ है, यूनिट नॉर्थ पोल इज एज्यूम्ड। सही बात है। अच्छा, अब यूनिट नॉर्थ पोल अगर एज्यूम किया हुआ है, तो ये नॉर्थ पोल इस पे इसको रिपेल करेगा, तो कुछ ऐसा रिपेल्शन देगा, देखो ध्यान से, इस तरीके का। क्लियर है। यानी ये आएगा आपका Fn। और अगर आप ध्यान से देखें
तो ये जो साउथ पोल है ये इसको अट्रैक्ट करेगा कुछ इधर, इधर आएगा आपका एफ एस। क्लियर है? अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, ये जो भी एंगल है ये जो बन रहा है ये थीटा है, तो इस डायग्राम को थोड़ा जूम अगर करें तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये डायग्राम देखो ध्यान से इधर, ये पॉइंट P है, यहां पे इसकी वजह से ऐसे फोर्स लग रहा, ये पॉइंट P पे इसकी वजह से ऐसे फोर्स लग रहा और इसकी वजह से ऐसे फोर्स लग रहा। यहाँ पे ये Fn, यहाँ पे ये Fs। क्लियर है? अच्छा, ये एंगल थीटा, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये एंगल भी थीटा नजर आ जाएगा। आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, ये जो बना रहा है वो भी थीटा है। सही बात है? अच्छा, अब मुझे बताओ ये दूरी कितनी है? देखो ये आर, ये एल, तो ये क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का। बात समझ में आई? ये आर, ये एल, तो ये कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का। सही बात है। अब यहां से आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स लेने हैं। खुद से सोच के देखो, इस एफ एन का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा, इधर वाला एफ एन साइन थीटा हो जाएगा, इधर वाला एफ एन कॉस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही ये भी थीटा है, तो इसका एक कॉस थीटा इधर, साइन थीटा इधर, तो इधर आएगा एफ एस साइन थीटा और इधर आएगा एफ एस कॉस थीटा एक और। बात समझ में आई? तो कुल मिला के इस एफ एन के और एफ एस के, इस एफ एन के ऐसा और ऐसा, और इस एफ एस का एक ऐसा और एक ऐसा कंपोनेंट आएगा। कुल मिला के ये ऐसे और ऐसे टूटेगा और ये जो फोर्स है हमारा ये ऐसे और ऐसे टूटेगा। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि जो यहां पर नेट फोर्स आएगा, खुद से देखो आप एफ एन और एफ एस की वैल्यू लिखो पहले। चलो यहाँ पे एफ एन की वैल्यू लिखो, फिर एफ एस की वैल्यू लिखो। एफ एन की वैल्यू हम जानते हैं क्या लिखी जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ सपोज क्यू एम है, इंटू 1 जो भी है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? कैसा ही आएगा? हाँ ऐसा ही आएगा। बिल्कुल वैसे ही ये चीज भी सेम आएगी अगर आप देखो, क्योंकि दूरी तो सेम ही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, और पोल भी सेम है। तो यानी कि यहाँ पे एफ एन और एफ एस है तो सेम, पर ये और ये फोर्स है तो सेम, पर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, या एक दूसरे के अपोजिट होते तो वहां पे जीरो हो जाता। तो कुछ एंगल पे हैं, कुछ एंगल पे हैं, तो उन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ ना कुछ। तो वो रिजल्टेंट हमने निकाला। कैसे निकाला? कंपोनेंट्स करके। तो जैसे ही कंपोनेंट्स करे तो हमने देखा एफ एन साइन थीटा और एफ एन साइन थीटा तो अपोजिट में है, सही है। और एफ एन कॉस थीटा एफ एन कॉस थीटा और एफ एस कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए इस तरफ। सोचना, इसका एक इधर वाला और इसका इधर वाला अपोजिट हो गए, और दोनों साइन वाले ही कंपोनेंट। इसको बड़ा बनाता हूं मैं और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा मे बी। कुछ ऐसी बात थी सर कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, यहाँ पे आपका एफ एस था, यहाँ पे आपका एफ एन था, ये थीटा था। अब ये थीटा था तो यहाँ पे ये थीटा था और ये भी थीटा था, ठीक। तो अब इसका एक कंपोनेंट इधर आया एफ एस कॉस थीटा, और इसका इधर आया एफ एन साइन थीटा। क्लियर हुआ? और इसका एफ सॉरी साइन नहीं कॉस ही आएगा ना, कॉस थीटा की तरफ कॉस थीटा, थीटा से दूर ऊपर इधर आया इसका एफ एन साइन थीटा, और इसका थीटा से दूर इधर आया नीचे की तरफ एफ एस कॉस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा। अच्छा,
तो यानी एफ एन साइन थीटा और एफ एस साइन थीटा कट गए। क्यों? क्योंकि एफ एन और एफ एस तो बराबर है, सही है, और साइन थीटा भी बराबर हो गए, तो ये दोनों कट क्रॉस हो गए। यानी जो नेट आया वो क्या ये आया, क्लियर हुआ, और इस तरफ आया, बिल्कुल सही बात। तो अब देखो जो नेट हमारा लिखा गया वो कुछ ऐसा लिखा गया कि बी एट पी जो लिखा गया वो लिखा गया 2fn cos थीटा। ऐसे भी नहीं तो ऐसे लिखा गया पहले fs cos थीटा प्लस fn cos थीटा, क्लियर है, ये प्लस ये, पर fn और fs तो बराबर हैं, तो हमने बोल दिया इसको हम 2fs या 2fn कुछ भी लिख सकते हैं, तो 2fn cos थीटा, ठीक। अच्छा, डायरेक्शन के लिए हम बाद में देख लेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट के हिसाब से। चलो 2fn, तो 2 इंटू fn, fn की वैल्यू ये रही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, रूट का स्क्वायर स्क्वायर रूट गया। कॉस थीटा की वैल्यू फिगर देख के बताओ, ये रहा फिगर, कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे देख लो, यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू अपोजिट नहीं, एडजेसेंट नहीं, ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो है ये ट्राइंगल, ध्यान से देखो ट्राइंगल क्या है आपका, ये थीटा है, ये एल है, ये आर है, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो क्या हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहां पर लिखा जाएगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही है। अब देखो ध्यान से, ये जो चीज बनी ये क्या बन गई, ये बनी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, और ऊपर ध्यान से देखो तो QM इंटू 2L, क्या बना, QM इंटू 2L, बना नहीं बना? ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो चीज अभी बनी, ये QM इंटू 2L, इसको क्या लिख सकते हो आप, QM इंटू 2L को यहां पे लिख दे रहा हूं, इसके बाद QM इंटू 2L को आप लिख सकते हो M, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर हुआ, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। जब R और L कंपैरेबल है, मतलब R बड़ा नहीं है L से, वो कंडीशन अभी बाकी है लेना, ठीक। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें अगर, तो हमने देखा नेट इधर आया नहीं आया, और हम जानते हैं ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ ये नॉर्थ, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इधर ऐसे है, क्लियर है, और फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। तो ध्यान से देखो, क्या एक दूसरे के उल्टे हैं, है कि नहीं, ये ऐसे है और ये ऐसे है कि नहीं, पैरेलल हैं, उल्टे हैं, ये इधर है ये इधर है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर इन दिस केस, दैट इज व्हाई वी पुट, हम यहाँ पर एक क्या लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ एक माइनस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यहाँ एक माइनस लिख देते हैं, क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक। बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन था जैसा इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बना दिया, जल्दी जल्दी बता दिया, क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। पॉज करें, लिख लें। ओके, तो देखो भाई हमारा अभी फाइनल आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया जो बीपी आया वो आया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस का m वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसमें कंडीशन लेने बाकी है कि इफ आर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल
तो बी एट पी क्या लिखा जाएगा, बी एट पी लिखा जाएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन, अब एल कैंसिल हो जाएगा, यानी देखो ये कैंसिल हो गया, यानी आर स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा, 2 कट, यानी आर क्यूब आएगा, क्या आएगा, आर क्यूब आएगा। यानी ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? इसको भी लिखते हैं, चलो उसके ही आगे। ओके, तो ये तो ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। और बिल्कुल वैसे के वैसे फॉर्मूले हमको मिले जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में मिलते थे। और यहाँ पे हम जानते हैं कि बार मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, तो इसलिए हमें बिल्कुल वैसे के वैसे फॉर्मूले मिले जैसे वहां मिलते थे। सिंपल है, सिंपल है। अच्छा चलो कोई नहीं, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूले हमने देखे इन पे बेस्ड थोड़े बहुत सवाल बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको नोट्स मिलेंगे, आप तो उसमें से देख लेना। अभी मैं बोलूंगा क्वेश्चन तो आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। और नोट्स साथ में, मैं इस बार नोट्स से मतलब वीडियो के साथ ही नोट्स भेज दूंगा, तो क्या है आप इसको साथ में लेके बैठें वीडियो देखते वक्त, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। वो ऐसा कह रहा है, एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और उसके सेंटर से कहीं 50 सेंटीमीटर दूर, 50 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक्सियल पोजीशन पे भी और इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी। यानी 50 सेंटीमीटर इधर भी निकालनी है और 50 सेंटीमीटर इधर भी निकालनी है। क्लियर है? और मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दिया है इस मैग्नेट का 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, इतना दिया है, क्या करें, कैसे करें? देखो, हम तो ये जानते हैं कि हमारे पास ना सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक मूवमेंट के कुछ भी सवाल आए ऐसे इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन से रिलेटेड, तो ऐसे साइड में जाके क्या करने का, फॉर्मूले लिखने का। बी एट एक्सियल बार मैग्नेट की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर 2m आर। अच्छा, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा? ये नॉर्मली तब वैलिड है जब आर और एल कंपैरेबल हो, मतलब एक जैसे ही हो, है ना, ज्यादा बड़ा ना हो आर किससे, एल से। पर जब आर ग्रेटर देन एल हो जाए तो बी एक्सियल बदल जाएगा। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ये भी काम आ सकता है और ये भी काम आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब वो कैसे मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है सर। अच्छा, ऐसे ही बी इक्वेटोरियल क्या होता है? बी इक्वेटोरियल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। माइनस होता है वो तो सर डायरेक्शन के लिए है, उसको हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और बी इक्वेटोरियल अगर मैं बात करूं, जब आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल हो जाए तो होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब। ठीक। अच्छा, तो ये 4 फॉर्मूले हैं। अब देखते हैं इधर कौन से वैलिड होंगे। ये वाला लगेगा, मतलब नीचे वाले लगेंगे या ऊपर वाले लगेंगे। ठीक, देखते हैं। हमको सबसे पहले एक्सियल पे निकालना है, इक्वेटोरियल पे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एल कितना दिया है?
यहाँ पे आपको L दिया है, अगर आप ध्यान से देखो 5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2L दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, तो L दिया है आपको 5/2 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे आपको R कितना दिया है, R आपको इधर दिया है 50 सेंटीमीटर। तो आप ना R और L की वैल्यू देख के पता लगाओगे कि R बहुत बहुत बड़ा है कि नहीं है। अगर बहुत बहुत बड़ा है तो नीचे वाले लगा दो, मतलब दोनों के नीचे वाले, और अगर यार बहुत बहुत बड़ा नहीं है तो ऊपर वाले लगा दो। तो इस केस में आप खुद बताएं कि बहुत बहुत बड़ा है कि नहीं है। हाँ बहुत बहुत बड़ा है, 50 है, 2.5 है, बड़ा है कि नहीं, हाँ है। तो हेयर हम बोल सकते हैं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। ये हम क्वेश्चन को देख के बताएंगे कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो उस हिसाब से वो फॉर्मूला हम चुनेंगे। क्लियर हुआ? R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो B एक्सियल का फॉर्मूला क्या हो गया, B एक्सियल का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट इंटू 2m, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m अपॉन R क्यूब। अच्छा, B इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई R क्यूब। दोनों की वैल्यूज रख दो, R की वैल्यू 50 दे रखी है, इसको मीटर में चेंज कर लो आप, कितना आएगा ये 50/100 यानी कि 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर यहाँ पे R की वैल्यू यूज कर लो, दोनों जगह आपको आंसर मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? चलो निकालो आंसर, आप लोग आंसर निकालो अभी, कैलकुलेट करके फिर आंसर चेक कर लेना नोट्स में। आप लोग निकालो अभी के अभी, पॉज करो वीडियो और निकालो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि हम कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, बस यही समझाना चाह रहा था। अब तो क्वेश्चंस हैं, बस देख लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। अच्छा चलो क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2 बोलता है एक बार मैग्नेट है 10 सेंटीमीटर का, पोल स्ट्रेंथ है 10 एम्पियर मीटर। तो क्यूएम दिया है आपको 10 एम्पियर मीटर और लेंथ दी है 2L की वैल्यू दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आप बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की, ठीक है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको 0.2 मीटर पे सेंटर से एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। कितने पे निकालनी है? 0.2 मीटर पे एक्सियल और इक्वेटोरियल। R दिया है, 2L दिया है, QM दिया है। क्लियर है? आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो हम जानते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है, चलो सबसे पहले R और L का कंपैरिजन करेंगे हम हमेशा की तरह, ताकि पता चले कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो ये है ये आपका 0.1 मीटर है और ये आपको दिया है 0.2 मीटर। तो यार ये तो 0.2 मीटर है, 0.1 मीटर है, यानी R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ऐसा हम इधर नहीं बोल सकते। इस क्वेश्चन के लिए हम वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते। R एंड L आर कंपेरेबल, सही बात है ना। 2L है तो मतलब ये 0.05 मीटर होगा, मतलब L की वैल्यू 0.05 मीटर है। अगर ध्यान से और भी देखो अगर आप, तो L की वैल्यू कितनी है? 0.05 मीटर। तो यहाँ पे R बहुत बहुत बड़ा नहीं है, ये 0.2 है, वो 0.05 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पर एक्सियल का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? हम करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? यहाँ पे हम R इज ग्रेटर देन L वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो उसके बाद अगर इसको सॉल्व कर लो, अब तो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 माइनस का इंटू 2m। अब m निकालना पड़ेगा, तो देखो m क्या होता है? m होता है QM इंटू 2L। QM कितना दिया है? QM आपको दिया है 10,
12 की वैल्यू कितनी दी है आपको? 12 की वैल्यू 0.01 मतलब 0.1, तो ये चीज आ गई आपकी 1। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया? 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे यूज कर लो तो 2 इंटू 1, आर की वैल्यू 0.2 अपॉन 0.2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर माइनस एल की वैल्यू कितनी है? 0.05 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर है आपके पास, सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल वैसे ही बी एट इक्वेटोरियल निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट के हिसाब से दे देने का। एक्सियल के केस में वो सेम डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक मूवमेंट के, और इक्वेटोरियल के केस में मैग्नेटिक मूवमेंट के अपोजिट होता है। क्लियर है? ये रहा, यहाँ पे सारी वैल्यूज रख लो, यहाँ की आंसर निकाल लो, यहाँ का भी आंसर निकाल लो। क्लियर हुआ? कर लो, चलो पॉज करके आंसर निकाल लो, फिर आपको नोट्स में आंसर मिल जाएंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप ही लोग करोगे, वो थोड़ी मैं करूंगा, 12th में हो यार। आना तो बोलो भाई, सही बोल रहा हूं ना? चलो भाई फटाक से लिख लो। ये चीजें जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं बिकॉज ये सब तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं इस साल। 2021 के सिलेबस से ये चीजें डिलीट हो गई हैं, पर पढ़ेंगे सब। चलो ठीक है, बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट हो, समझ ना आए, प्लीज पूछ लें, बिल्कुल ना झिझकें। पैसे भरे आपने, फीस वीस भरते हो आप लोग, तो बिल्कुल सोचे समझे बिना पूछ लें अगर कोई भी डाउट हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, नहीं ठीक ठाक है, इसके बाद आएगा अच्छा। तो ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि दो मैग्नेट रखे हुए हैं, एक मैग्नेट रखा है, एक मैग्नेट यहां रखा है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यहां बीच में, यहां इस नॉर्थ पोल से कुछ 20 सेंटीमीटर दूर और इसके इधर नॉर्थ पोल से कुछ 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, यहां कहीं कोई पॉइंट पे बोला गया कोई कंपास नीडल रख दी, यहाँ पे एक पॉइंट पे कंपास नीडल रख दी और देखा कि उस नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, उस नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। तो आपसे बोला गया कि इन दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कंपेयर करो। क्या करो? मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कंपेयर करो। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कंपेयर करो, चलो कोई नहीं, करते हैं, देखते हैं। इसको m1 मान लेते हैं, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को m2 मान लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब मेरे से बोला गया कि यार इस मैग्नेट से इधर की जो दूरी है 20 सेंटीमीटर है, इस मैग्नेट से इधर की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, और जो मैग्नेट है उसकी लेंथ हमको नहीं दी है। क्लियर है? चलो ठीक है, कोई नहीं। आपसे ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल रखी वो अनडिफ्लेक्टेड रही, मतलब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी ना, तभी तो वहां पर मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक नीडल थी वो अनडिफ्लेक्टेड रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड होती तो वो डिफ्लेक्ट होती, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों मैग्नेट की वजह से वो 0 है। क्लियर हुआ? यानी कि इन दोनों की वजह से वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल है, क्योंकि इसकी वजह से इधर रही होगी और इसकी वजह से इधर रही होगी, और दोनों इक्वल होंगी, अपोजिट होंगी तो कट के 0 हो गई होंगी, क्योंकि दोनों के नॉर्थ पोल है ना सामने सामने। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूम यूनिट नॉर्थ पोल। कंसेप्ट है भाई पूरे मैग्नेटिज्म का,
जहां कुछ नहीं वहां क्या, यूनिट नॉर्थ पोल है। जहां कुछ नहीं वहां क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल है। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है। तो यानी कि इस मैग्नेट की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखूं तो B1 लिखी जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 अपॉन R1 का क्यूब। क्लियर? कैसे लिखा जाएगा? यहां से जो भी दूरी है, इसका जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट है, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्सियल पोजीशन। ऐसे ही आप बात करोगे B2 की, तो B2 लिखोगे आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m2 अपॉन R2 का क्यूब। अच्छा सही है। अब अगर बी नेट जीरो है होना है, अगर बी नेट जीरो होना है तो मैं बोलूंगा B1 और B2 इक्वल होंगे। B1 और B2 अगर इक्वल होंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 अपॉन R1 क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m2 अपॉन R2 का क्यूब। ऐसा होगा, सही है। ध्यान से देखो, ये कट हो जाएंगे। तो अगर इससे चीज में निकालूं तो मेरे पास m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या आएगी? m1 अपॉन m2 की वैल्यू आएगी मेरे पास R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। क्लियर हुआ? तो R1 कितना दिया आपको? R1 मतलब इस मैग्नेट से उस पॉइंट की दूरी, ठीक है, तो वो आपको 20 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 20 पूरा, ये मैग्नेट बहुत छोटा मानना, मतलब ये लेंथ उसमें ऐड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना? तो यही आ रहा है आपका। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 30। तो 20/30 का क्यूब यानी 8/27 आएगा। m1/m2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? m1/m2 जो हमारा आया वो 8/27 आया। हमने कंपेयर कर दिए दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स। क्लियर हुआ? अच्छा सवाल था। मैग्नेटिक नीडल रख दी, अनडिफ्लेक्टेड हुई। वो कंसेप्ट था कि अनडिफ्लेक्टेड रहेगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, यानी दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगी। उस कंसेप्ट को यूज करके हमने दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या रिलेशन है उस रिलेशन को फाइंड कर दिया। क्लियर हुआ? पॉज करें, उतारें। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए लास्ट रख लेते हैं, ठीक है। टू शॉर्ट मैग्नेट्स P and Q placed one over another, their magnetic axes mutually perpendicular to each other। मतलब वो ये कह रहा है कि दो मैग्नेट हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हैं जिनकी मैग्नेटिक एक्सिस परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्रकार से रखे हुए हैं। एक ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसे रखा हुआ है। क्लियर हुआ क्या? दोनों की मैग्नेटिक एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसकी ऐसी है और इसकी ऐसी है। अच्छा जी, if it is found that the resultant field at the point on the prolongation of the magnetic axis of P is inclined at 30 degree with the axis। वो ऐसा बोल रहा है कि इन दोनों की वजह से जो नेट फील्ड होती है वो ऐसे कुछ 30 डिग्री पे होती है पहले की एक्सिस से। ये बी नेट है। क्लियर हुआ? अच्छा, कंपेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द टू मैग्नेट। दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कंपेयर करने के लिए आपको बोला गया है। अच्छा ठीक है। अब खुद से हमें क्या करना है, हमको इन दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट को बताना है, ये एक और एक ये।
अच्छा, तो अब इसके ना पोल्स मान लो आप, सपोज इसका पोल आप मान लो यहाँ पे S1 है, यहाँ N1 है, तो मैग्नेटिक M1 जो है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, क्लियर है, और M2 का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे S2 है और यहाँ N2 है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट M1 ऐसे और M2 ऐसे। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आई है, चलो ठीक है, नेट इधर तभी आई होगी जब एक इधर आई होगी और एक इधर आई होगी। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? अच्छा, ये जो आई होगी ये इस वाले मैग्नेट की वजह से आई होगी, सही बात है, और इस वाले मैग्नेट की वजह से ये आई होगी, क्लियर? क्लियर। तो अगर मैं बात करूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाए B1, तो B1 की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, यानी M1 वाली मैग्नेटिक फील्ड, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M1 अपॉन जो भी डिस्टेंस है R1 का क्यूब, क्लियर? अगर मैं सेम डिस्टेंस मानता हूं तो मतलब इससे जो भी डिस्टेंस है इधर और इससे जो भी डिस्टेंस है इधर वो सेम ले रहा हूं तो इसको R³ लिखता हूं। ऐसे ही B2 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा μ2 अपॉन 4 पाई 2M2 अपॉन R³। क्लियर हुआ? यानी B1 अपॉन B2 कुछ ऐसा लिखा जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब क्या करें? अब हमारे पास में हमें पता है कि B2 अपॉन B1 को अगर मैं निकाल लूं, इससे अगर B1 अपॉन B2 या B2 अपॉन B1 जो भी निकालना है, B1 अपॉन B2 कर देते हैं सपोज, तो देखो ध्यान से क्या मिलेगा आपको, μ1 अपॉन 4 पाई कट हो गया 2M1 2M2। अच्छा, खुद से बताओ यहां पर अगर कोई पॉइंट P रहा होगा तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से तो एक्सियल आएगा फॉर्मूला, पर इस वाले की वजह से इधर कौन सा फॉर्मूला आएगा? सोच, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे मत समझ, तुम तो ऐसे समझो, चलो फिर से समझाता हूं मैं तुमको पूरा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, कैसे इस पॉइंट P पे, ठीक? अब इस पॉइंट P पे इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर जो रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मतलब इस वाले मैग्नेट, मैग्नेट 2, इसको 2 मैग्नेट बोल रहा हूं, इसको 1 मैग्नेट बोल रहा हूं, तो फर्स्ट मैग्नेट की वजह से इधर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड मैग्नेट की वजह से यहां कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है नेट, ये इधर, तभी ये इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा, है ना? हमें ये दिया है तो हमने बोला ये होगा और ये होगा, ये तो चलो इसकी एक्सियल हो जाएगा, मतलब ये वाली फील्ड इसकी एक्सियल फील्ड हो जाएगी फर्स्ट मैग्नेट की, सेकंड मैग्नेट की इक्वेटोरियल फील्ड इधर पे ऐसे आएगी, ठीक? तो ये दोनों मिलके ये बना देंगे, ठीक? तो ये कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। तो B1 हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M1 अपॉन R³। क्लियर है? ये कुछ भी दूरी मैंने R मान ली सपोज, ठीक है? ऐसे ही मैंने B2 जो लिखा वो B2 लिखा मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M2 बाई R³। अच्छा, यहाँ 2M2 क्यों नहीं? इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगाया है ना B2 के लिए, B2 इज इक्वेटोरियल, B1 इज एक्सियल फॉर पॉइंट P बाय द मैग्नेट्स 1 and 2। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखो तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आई? ध्यान से देखो, B1 अपॉन B2 की वैल्यू आई 2M1 अपॉन M2, आई नहीं आई? मुझे मैग्नेटिक मोमेंट्स कंपेयर करने हैं, यानी मुझे B1 और B2 की वैल्यू चाहिए, या B1 अपॉन B2 मिल जाए तो भी काम हो जाएगा। तो ध्यान से देख, इधर मुझसे मिल जाएगा, ये जो भी है इस ट्रायंगल में tan 30 अगर निकालूं तो tan 30 क्या कहलाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यानी अपोजिट बोले तो B2 और एडजेसेंट बोले तो B1, B2 अपॉन B1। तो यानी कि हमारे पास √3 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन √3 की वैल्यू कितनी आ गई? B2 अपॉन B1। मुझे B1 अपॉन B2 चाहिए ना इधर, तो यानी ये चीज क्या है? ये √3 है, तो √3 बराबर 2M1 अपॉन M2।
यानी कि हमें तो m1/m2 चाहिए था, तो m1/m2 कितना आया, m1/m2 हमारा कुछ ऐसा आ गया, देखो √3/2। तो ये हमारे मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन आया। अच्छा सवाल था, दो मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर क्रॉसली रखे हुए हैं, यानी कि उनकी मैग्नेटिक एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाए। बोला था यहाँ पर जो नेट फील्ड आती है वो कुछ ऐसे है यानी ऐसे है। तो अब अगर फील्ड इधर नेट ऐसे होगी तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, तभी वो बनी होगी नेट वैसे। अब ये कंपोनेंट तो इस मैग्नेट की एक्सियल फील्ड ले आई होगी, और ये वाला कंपोनेंट दूसरे मैग्नेट की इक्वेटोरियल फील्ड में लाया होगा।